जो किसी चीज़ को देर से समझते हैं तो टीचर को उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, इसीलिए उसको पता होना चाहिए कि उसकी बुद्धि लब्धि है वो कितनी है। इसीलिए इस बुद्धि लब्धि है इसका निर्माण किया गया। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है दिया था, जिससे हम एक बच्चे की मानसिक आयु पता लगा सकते हैं कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो उसमें कितनी है। तो चलिए हम ये देखते हैं उसके परीक्षण। तो बुद्धि को लेकर विद्वानों के अनेक मतभेद हैं। कुछ इसे सामान्य योग्यता मानते हैं तो कुछ नवीन परिस्थितियों में समायोजन। तो वैज्ञानिकों ने क्या माना कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सामान्य सी योग्यता है जो सभी में पाई जाती है, लेकिन कुछ ने माना कि ये जो नवीन परिस्थितियां जो हमारे सामने आती है उसमें हम समायोजन कैसे करते हैं वो हमारी होती है बुद्धि लब्धि। तो गार्टन ने इसे पहचानने तथा सीखने की योग्यता मानता है। जब भी व्यक्तिक विभिन्नताओं के मापन पर विचार किया जाता है तो बुद्धि भी उसी संदर्भ में देखी परखी जाती है। मतलब आदमी की जो भिन्नताएं होती है, व्यक्तिक भिन्नताएं होती है, उसमें से बुद्धि भी एक तत्व होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में बौद्धिक तथा मानसिक योग्यता भिन्न होती है। शिक्षा तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में बुद्धि मापन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो कितनी है, उसके बाद हम अब उसको मार्किंग कर सकते हैं कि ये बच्चा है ये कम बुद्धि का है, सामान्य बुद्धि का है या इंटेलिजेंट है। तो ये चीज़ें हैं वो बुद्धि लब्धि के द्वारा ही हम ज्ञात कर सकते हैं कि एक बच्चा कैसा है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण देन है बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि परीक्षाएं। मतलब बुद्धि एक बच्चे में बुद्धि लब्धि कितनी है उसकी मापन के लिए जो परीक्षाएं हैं वो रखी गई हैं। बुद्धि मापन का अर्थ है बालक की मानसिक योग्यता का माप करना या यह ज्ञात करना कि उसमें कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी है। प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जन्मजात योग्यताएं होती हैं। बुद्धि परीक्षा द्वारा उसकी उन्हीं योग्यताओं या उसके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ड्रेवर ने क्या कहा था, बुद्धि परीक्षा किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है या मापन किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अल्फ्रेड बिने ने बच्चों की मानसिक बुद्धि का पता लगाने के लिए एक सूत्र दिया था, जिस सूत्र में उन्होंने कहा था सबसे ऊपर कहा था उन्होंने बुद्धि का मापन, नीचे मानसिक आयु और बच्चे की जो टोटल आयु है वो और मल्टीप्लाई 100 से किया था, जिससे बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो उन्होंने प्राप्त की थी कि बच्चा है वो सामान्य बुद्धि का है या अधिक बुद्धि का है या उसकी बुद्धि लब्धि कम है मंद बुद्धि का है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि लब्धि है वो बच्चों में ज्ञात की थी। अब देखिए बुद्धि परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो जरूरत क्यों पड़ी पता लगाने की कि कौन सा बच्चा है उसमें बुद्धि है वो कितनी है। तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, वीवी सामंत ने क्या कहा था, शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की योग्यताओं में स्वाभाविक अंतर होता है। मतलब बच्चे होते हैं तो एक क्लास में अगर 4 बच्चे भी हैं तो उन चारों का जो बुद्धि लब्धि का जो स्तर है वो होता है वो अलग अलग होता है, चारों में अंतर होता है। इस अंतर के कारण जब बालक समान रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं तो एक टीचर होगा वो कैसे पढ़ाएगा, वो एक बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो उसे जो कम बुद्धि वाला बच्चा है वो उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए उसको पता होना जरूरी है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो कौन से बच्चे के कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए। इसीलिए इन बुद्धि की परीक्षाओं की जरूरत पड़ी। ऐसी दिशा में शिक्षक के सामने एक जटिल समस्या उपस्थित हो जाती है। बुद्धि परीक्षा बालकों में पाए जाने वाले अंतर का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। तो शिक्षक है वो बच्चे की समस्या का समाधान कर सकता है। ब्लेयर जॉनसन वेसिंसन के अनुसार विद्यालय में बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग व्यवहारिक कार्यों को साधारणतः यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बालक विद्यालय के कार्य में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बच्चा कितना सीख सकता है, अपनी क्लास में कितना सीख सकता है, दूसरी एक्टिविटीज में वो कैसा है। तो वो बुद्धि लब्धि अगर उसकी पता होगी, बुद्धि की परीक्षा होगी, तभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चा है वो कितना सफल है। तो बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास देखिए, जो बुद्धि की परीक्षाएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और किसने स्टार्ट की, ये हम देखते हैं। वीवी सामंत के अनुसार भारत के लिए बुद्धि परीक्षाएं कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी है जो बुद्धि की परीक्षाएं चली आ रही हैं। वेदों और पुराणों में जहाँ तहाँ बुद्धि की परीक्षाओं के उल्लेख मिलते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बुद्धि परीक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो जो युधिष्ठिर और यक्ष के जो आपस में बातचीत होती है वो उनकी बुद्धि का उदाहरण है। और छात्रों की बुद्धि परीक्षा के लिए जटिल प्रश्नों, पहेलियों, समस्याओं आदि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को बुद्धि लब्धि पता करने के लिए उन्हें बहुत सी जो पहेलियां हैं वो सोल्व करने के लिए
दी जाती है, बहुत सी समस्याएं हैं वो उनके सामने रखी जाती है, वो कितना इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तक्षशिला में नालंदा विश्वविद्यालय की अध्ययन विधियों एवं बुद्धि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान था। तो मतलब ये इन दोनों की जो बुद्धि की जो परीक्षाएं थी वो फेमस थी, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय की। आज परिस्थिति ऐसी है कि भारत है वो विदेशी विद्वानों के द्वारा बनाई गई जो बुद्धि परीक्षा है उसका प्रयोग करता है। तो प्रयोग कैसे करता है, जो अभी जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या बनाई है, जो बुद्धि की परीक्षाएं लेने के लिए अलग अलग जो बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग है वो पता लगाते हैं। तो सबसे पहले है यूरोप में बुद्धि परीक्षा की दिशा में 18वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ किया गया। सबसे पहले यूरोप में 18वीं शताब्दी में जो बुद्धि परीक्षा का काम शुरू किया गया और सर्वप्रथम भारत के समान वहाँ भी शारीरिक लक्षणों की बुद्धि के माप का आधार बनाया गया। मतलब बुद्धि के माप का आधार किसको बनाया गया, शारीरिक लक्षणों को। बच्चे के शारीरिक लक्षण कैसे हैं। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जो विद्वान थे लेवेटर ने विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया। उस समय से बुद्धि का मापन है वो कार्य वो किसी न किसी रूप में यूरोप में चलता आ रहा है। तो वहाँ से ये यूरोप में भी आ गया कि बुद्धि लगती है वो बच्चे की कैसे पता लगाया जाए। उसके बाद विलियम वुंड है, इन्होंने जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है वो विलियम वुंड ने स्थापित की थी और जर्मनी में की थी। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके कार्य से प्रोत्साहित होकर अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षा का कार्य प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जो विलियम वुंड है इन्होंने इनसे प्रोत्साहित होकर दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे इन्होंने भी बुद्धि की परीक्षा की। तो इनमें उल्लेखनीय है फ्रांस में बिने, इंग्लैंड में विंच और जर्मनी में मैनहम और अमेरिका में थॉर्नडाइक थे और टर्मन इन मनोवैज्ञानिकों में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई। तो इन्होंने है बिने को और जिसने साइमन, अब बिने साइमन है ये भी इन्होंने भी बुद्धि लब्धि के सूत्र है उन पे काम किया था। तो इन्होंने क्या नाम दिया, स्टैनफोर्ड बिने। जो बिने ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया उसका नाम उन्होंने क्या रखा गया, स्टैनफोर्ड बिने मानकर उनका नाम दिया गया। बुद्धि पहचान के क्षेत्र में विश्व के सभी उन्नत देशों में असंख्य बुद्धि परीक्षण बनाए गए। सभी देशों में है वो अलग अलग बुद्धि परीक्षण है वो बनाए गए हैं। भारत में राज्यों में मनोविज्ञान शालाओं, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद और आज के निजी सार्वजनिक संस्थान है वो इस दिशा में कार्यरत है। तो इन्होंने किसमें काम किया, बच्चों को बुद्धि लब्धि ज्ञात करने पे काम किया। कैसे की जाती है, मानसिक आयु तथा बुद्धि लब्धि। तो मानसिक आयु क्या होती है, अब जैसे बच्चा है, बच्चा 5 साल का है तो बच्चे को क्या दिया जाता है, बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो जैसे 6 साल एक 5 साल के बच्चे को 6 साल के क्वेश्चन हैं वो भी करने को दिए जाएंगे और 4 साल वाले बच्चे के जो क्वेश्चन है वो भी दिए जाएंगे। अगर 5 साल वाला बच्चा है वो 6 साल वाले बच्चे के जो क्वेश्चन को सोल्व कर लेता है इसका मतलब है वो बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर वो अपने 5 साल वाले ही क्वेश्चन कर पाता है तो इसका मतलब है बच्चा है वो सामान्य बुद्धि का है। अगर 5 साल का बच्चा 4 साल वाले बच्चे के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है वो बच्चा है क्या है, मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि है वो कम है। तो ये होती है उसकी मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। चलिए हम देखते हैं बुद्धि परीक्षा का आधार मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य है वो उनका संबंध है। बुद्धि परीक्षा के परिणाम बुद्धि लब्धि के द्वारा दिखाए जाते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के अभाव में मापी नहीं जा सकते। मतलब बुद्धि लब्धि का पता है वो मानसिक आयु है वो सबसे पहले पता करनी जरूरी है। और मानसिक आयु कैसे ज्ञात की जाती है वो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए जो बुद्धि है, बुद्धि की माप करने के लिए सबसे पहले मानसिक आयु है वो पता लगाना जरूरी है। अतः मानसिक आयु अगर बुद्धि लब्धि की अवधारणा है उसको जानना आवश्यक है। अब देखिए मानसिक आयु का अर्थ है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया मानसिक आयु कैसे ज्ञात की जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। गेट्स व अन्य के अनुसार मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाले सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में बताती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो 5 साल वाला बच्चा है अगर वो अपने 5 साल वाले के क्वेश्चन सोल्व कर पाता है इसका मतलब उसमें सामान्य बुद्धि है। अगर वो 6 साल वाले बच्चे के क्वेश्चन सोल्व कर लेता है इसका मतलब वो बच्चा है वो इंटेलिजेंट है। अगर वो 4 साल वाले बच्चे के क्वेश्चन भी नहीं कर पाता है इसका मतलब वो बच्चा मंद बुद्धि
है। तो यही है व्यक्ति जो समय बुद्धि परीक्षा के द्वारा जो ज्ञात की जाती है बुद्धि लब्धि वो। अब है बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है, आईक्यू क्या होते हैं। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। मतलब बच्चा है उसकी बुद्धि की सामान्य योग्यता की जो गति है वो क्या है ये बताती है बुद्धि लब्धि। कोल व ब्रुश के शब्दों में बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मतलब बुद्धि लब्धि से हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसका जो बुद्धि लब्धि का स्तर है वो सामान्य चल रहा है, या बच्चा है वो पिछड़ गया है, या बच्चा है वो प्रतिभाशाली है। तो इन तीनों चीजों को हम उससे पता लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए बुद्धि लब्धि निकालने की विधि क्या होती है। तो मानसिक आयु का विचार प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अल्फ्रेड बिने को प्राप्त है। तो मानसिक आयु ज्ञात करने का जो सूत्र दिया था वो सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो टर्मन ने बिने के विचार को स्वीकार किया, पर अपने परीक्षण के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर निकले कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती। मतलब बच्चे की मानसिक आयु हम पता लगा सकते हैं, परीक्षा के द्वारा कुछ क्वेश्चन देकर उसकी मानसिक आयु का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके मानसिक विकास की वृद्धि क्या है ये हम पता नहीं लगा सकते। तो ये किसने कहा था, ये टर्नर ने। क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जो 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो उनमें जो मानसिक विकास की गति है वो सब में अलग अलग होती है। इस गति को मालूम करने के लिए बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया गया। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है सबसे ऊपर रखी जाती है मानसिक आयु। मानसिक आयु के बाद नीचे रखी जाती है बच्चे की टोटल आयु कितनी है और मल्टीप्लाई है वो 100 से किया जाता है। तो जीवन या वास्तविक आयु बच्चा है वो अभी कितने साल का है उसमें ये रखा जाता है। और मानसिक आयु में ये रखा जाता है कि बच्चे को जब हमने क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए तो कितने साल वाले बच्चे के क्वेश्चन है वो बच्चा सोल्व कर पा रहा है, वो औसत बुद्धि का है, सामान्य से नीचे स्तर का मंद बुद्धि का है, या सामान्य से ऊपर है प्रतिभाशाली है। तो ये उसकी मानसिक आयु। वास्तविक आयु वो होती है बच्चा कितने साल का हुआ है और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बच्चे की बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हैं कि बच्चा है वो सामान्य है, इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली है या मंद बुद्धि का है। तो उदाहरण के लिए बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, ठीक है। अब बच्चा है वो 10 वर्ष वाले बच्चे के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है। 10 वर्ष जैसे 10th ईयर में बच्चा होगा तो वो कौन सी क्लास में होगा, जैसे 5th क्लास में पढ़ रहा है वो तो अपने 5th क्लास के क्वेश्चन है वो आराम से सोल्व कर पा रहा है। तो इसका मतलब उसकी मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और जीवन की वास्तविक आयु है वो उसकी क्या है 8 वर्ष है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसे होगी, तो सबसे पहले हमने क्या रखा उसकी मानसिक आयु, वो 10 वर्ष वाले बच्चे के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा है तो हमने इसको 10 रखा। उसके बाद वो बच्चा कितने साल का है, वो 8 साल का है तो और मल्टीप्लाई 100 से किया तो ये 125 आ गया। और 125 वाला बच्चा होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। तो 100 से 110 वाला बच्चा होता है वो सामान्य बुद्धि का होता है और 110 से ऊपर जो बच्चा निकलता है वो अच्छा प्रतिभाशाली होता है। तो बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है वो टर्नर ने किस प्रकार किया है। तो टर्नर का जो बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण हम देखते हैं। अब सबसे पहले है 20 से 25 से कम। मतलब अगर ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, अगर बच्चे की बुद्धि लब्धि है वो 20 या 25 से भी कम आ रही है तो वो बच्चा महामूर्ख है। उसको हम कोई भी चीज़ समझाएंगे उसके कुछ नहीं समझ में आएगा। जो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, जिनका खुद के शरीर पे भी कंट्रोल नहीं रह सकता है, तो वो बच्चे होते हैं वो इस स्तर में आते हैं। उसके बाद है 20 या 25 से 50 तक। तो 50 वाला क्या होता है, मूर्ख बुद्धि होता है। मतलब उसकी अपनी बॉडी पे कंट्रोल होता है, वो खुद का काम कर सकता है, बाकी पढ़ाई वढ़ाई का काम वो नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए 50 से 70। 50 से 70 क्या होता है, अल्प बुद्धि। उसमें बहुत ही कम बुद्धि होती है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हम उसको सिखा सकते हैं, ज़्यादा उसको कुछ नहीं सिखा सकते। उसके बाद है 50 से 70 तक निश्चित क्षीण बुद्धि। तो इसकी बुद्धि भी क्या होती है, जो बच्चे डेफिशिएंसी वाले होते हैं वो किस में आते हैं, जो महामूर्ख और मूर्ख बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, जिनमें कमियां होती है, जो कुछ नहीं कर सकते, जिनका सारा काम है वो परिवार पे डिपेंड करता है, उसके पेरेंट्स है वो उसका सारा काम करते हैं, तो उनमें ये बुद्धि लब्धि होती है, ठीक है। तो उसके बाद 70 से 80 वाला क्या होता है, क्षीण बुद्धि। मतलब ये बहुत वीक होते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करें तो इनको सिखा सकते हैं, तो ये किसमें आते हैं, क्षीण बुद्धि में।
ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। उसके बाद है 90 से 110। 90 से 110 वाले बच्चे होते हैं वो सामान्य बुद्धि के होते हैं, ठीक है। अब जैसे आज के क्लासेस में बच्चे होते हैं जो ना तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और ना ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब सामान्य श्रेणी में वो बच्चे आते हैं। जो 110 वाली श्रेणी होती है वो 100 से 110 वाले सामान्य होती है। उसके बाद देखिए 110 से 120 ये क्या होते हैं, सुपीरियर होते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं। जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उसके बाद देखिए 120 से 140, 120 से 140 होते हैं वो अति श्रेष्ठ बुद्धि होती है। जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, जो एग्जाम में 90% से अबव हासिल करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अति श्रेष्ठ बुद्धि। उसके बाद में 140 से अधिक, 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और 140 से अधिक बुद्धि लगती होती है तो ये व्यक्ति कोई साइंटिस्ट बनते हैं, कोई हाई पोस्ट पे जाते हैं, जिनको एक बार बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जिसका माइंड है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता है। तो ये थे हमारे बुद्धि के प्रकार थे। अब एक बच्चा है उसमें बुद्धि लब्धि कितनी है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की मानसिक आयु है वो कैसे निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले के द्वारा हम बच्चे की जो टोटल बुद्धि लब्धि का स्तर है हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चा है वो किस श्रेणी में आता है। तो ये हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है वो समाप्त होता है। थैंक यू।